हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SRBSC क्लासेस। तो आज आपके सामने मैं शिखा शुक्ला लेकर आ गई हूँ हमारी जो सीरीज चल रही है पहले पेपर की, जो कि आपका थ्योरी का पेपर है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यूपीबीएससी सेमेस्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो था वैंडर वाल फोर्सेस। अब जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक जो मैं आपसे सिलेबस के टाइम पर डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत ही ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, होता नहीं है टफ, सिर्फ लगता है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम बिल्कुल बिगिनिंग से लेके एंड तक पढ़ेंगे एंड आई प्रॉमिस अगर आप लेक्चर को बहुत ही अच्छे से फ्रेश माइंड से लेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और इसके 10 एग्जांपल्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर और दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें आप खुद सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को स्क्रीन पे तो दिख ही गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, अगर बॉन्ड बन रहे हैं या बॉन्ड टूट रहे हैं उसमें पूरा पूरा रोल किस चीज का होता है? पूरा पूरा रोल होता है आयंस का, चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स का। अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते तो शायद बॉन्ड्स भी नहीं बनते, है ना भाई? सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों नहीं होंगे? अगर कोई एटम ए और बी है तो इन दोनों की दोस्ती होगी ही क्यों? अरे ये एटम एटम तो छोड़िए आप, अगर आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे ना तो इन दोनों लोगों की दोस्ती क्यों होगी? बनेगी टर्म्स पे। अगर इसके पास कोई भी ऐसी हेल्प है जो ये बी के लिए कर सकता है या बी के पास ऐसा कोई काम है जो ये ए के लिए कर सकता है, तभी इनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, है ना? तो ये तो नेचुरल चीज है और इसी को हम केमिस्ट्री में डील कर लेते हैं। तो भाई अगर ये एटम ए है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है और ये जो बेचारा बी एटम है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी तो ये आपस में एक बॉन्ड डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे पास एक दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तुम चाहो तो ले लो। इसने कहा भाई मेरे पास एक ही दो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मुझे जल्दी से दो तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, है ना? तो बिल्कुल इसी तरीके से केमिस्ट्री में सारी चीजें चलती हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यही है हमारा आयंस का फॉर्मेशन। ओके, तो डाइपोल मोमेंट का क्या रोल है, क्या डाइपोल मोमेंट है, क्या चीजें हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर कभी भी कोई एटम ए है और इसका बॉन्ड एटम एक्स से बन गया है, ये एटम एक्स जो है वो एक नॉन मेटल है मान लेते हैं और ये एटम ए जो है वो एक मेटल है। ठीक है, इसके पास आखिरी शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आखिरी शेल में 6, 7, 5 भी ले लेते हैं, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, ये एटम इधर वाले एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि इस एटम के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई वो मेटल तो होगा नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास 6 है, 7 है, कुछ भी है, तो यहाँ शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर नहीं हो रही तो शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग कर लेंगे। इस शेयरिंग की वजह से क्या होता है, बनता है बॉन्ड। अब अगर ए और बी के बीच में, ए और एक्स के बीच में, जो कि मैंने एग्जांपल एक्स का लिया है, तो ए और एक्स के बीच में अगर बॉन्ड बन गया है तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर की तरफ ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो ही गई है तो बेसिकली क्या होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो पॉजिटिव, 2 डोनेट करे 2 पॉजिटिव, 3 डोनेट करे 3 पॉजिटिव। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया 1 नेगेटिव, 2 गेन किए 2 नेगेटिव, 3 गेन किए 3 नेगेटिव। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था तब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव आप लोगों को दिखाई देगा। भाई दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है, अगर ये दोनों बराबर के होते तो इनमें कोई रिश्ता बनता नहीं, दोनों में डिफरेंस है ना, इसीलिए इनमें बॉन्ड बना है। अब ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, बेटा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्रिएट हो गए हैं पोल्स। क्या क्रिएट हो गए हैं? पोल्स। और डिफरेंस होने की वजह से अगर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं तभी हमारा निकल के आता है क्या? डाइपोल मोमेंट। समझ रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में समझेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वो कहते हैं कि भाई देखो ये हमारा एक चार्ज है, ये हमारा एक चार्ज है, दोनों का कुछ मैग्नीट्यूड है, दोनों डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई चार्ज इंटू डी,
ये आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, फिजिक्स में क्या करते हैं, फिजिक्स में इसको जो डिस्टेंस है इसको 2D रख देते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमें इसको अलग तरीके से यूज करना है। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, अभी हम सिर्फ कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज जो है वो जिस डिस्टेंस पे रखा हुआ है उसके प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझे तो हमारा आता है म्यू, और म्यू को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये बेसिकली बनता तो बॉन्ड से ही है ना, जब दो एटम रखे होंगे तभी तो एक डिस्टेंस पे रखे होंगे तभी तो चार्जेस आएंगे, तभी तो बनेगा। तो इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स पे बन जाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किस तरीके से इफेक्ट होता है ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहले तो डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। डाइपोल मोमेंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। देखा वर्ड आ गया ना, पोलर, जो भी मैंने आप लोगों को बताया। कोई भी एटम जो ए और बी बॉन्ड वाले हैं, अगर ए ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बी को कराया या बी ने ए को कराया है और इनपे कुछ डेल्टा पॉजिटिव और कुछ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक डाइपोल बन गया है। अब let us suppose there is a molecule AB in which one atom A carries partial charge delta positive and second atom B carries an equal but opposite charge delta negative, equal और opposite charge जो मैंने आपको भी बताया। Then such a molecule carries a moment called dipole moment। जो अभी हमने डिस्कस किया है वही डेफिनेशंस आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है एकदम सिंपल लैंग्वेज में। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको रटनी पड़ेगी, अगर आप समझ जाएंगे तो लैंग्वेज आप खुद बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। लेकिन डाइपोल होता तो है, कैसे वेरी करता है, क्या फॉर्मूला है, कौन सी चीजें हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो भाई डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि कभी भी कोई दो एटम्स A और B जिनमें बॉन्ड बना है वो अगर किसी डिस्टेंस पे है, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑब्वियसली क्रिएट होगा जब बॉन्डिंग होगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होगा, तो जब डिस्टेंस क्रिएट होगा ना बेटा, तो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक डाइपोल होंगे, और ये है इनका डिस्टेंस, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है जो कि है Q। ये होता है हमारा डाइपोल। E is either atom and D is the bond length or bond we can say bond length of the molecule AB, ठीक है। And E is measured in ESU, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, और D जो है वो बेसिकली एंगस्ट्रॉम्स में मेजर करते हैं, जिसको हम 10 की पावर -10 बोलते हैं। तो 10 की पावर -10 को हम 1 ESU भी लिख सकते हैं, ओके। और बेसिक यूनिट क्या है डाइपोल मोमेंट की, डिबाई। पीटर डिबाई एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी यूनिट को डिस्कवर किया था, और इसीलिए इसकी यूनिट कौन सी रखी गई है, डिबाई, ओके। इसको इस तरीके से लिखते हैं, डिबाई। एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और बहुत अभी हमें डायरेक्शन की भी बात करनी है, तो फिर अब आपको एक एक करके डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बारे में मैं समझाती हूँ कि क्या होता है डायरेक्शन और किस तरीके से इसको समझना है। देखिए, अगर एटम ए और बी बॉन्ड बना रहे हैं, तो एटम ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एटम बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है, ठीक है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है बेटा, और फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिक्स नहीं करना है, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ही रहने देना है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बोला आपसे, ए बी एटम, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हुआ है और डायरेक्शन हमारा चला गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको इसी तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको दिखाते हैं। ये रहा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इसका डायरेक्शन है। अब होता क्या है, मान लो एक पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन इधर चला गया, ठीक है, एक बी एटम है जिसका डायरेक्शन इधर चला गया, तो क्या इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, मतलब जो डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है वही डायरेक्शन इधर की तरफ आ रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसिल ईच अदर, एंड नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 0। और जब भी इस तरीके की चीज आप देखेंगे तो आपको तुरंत ये बात अपने दिमाग में क्लिक करनी है कि वहां पर डाइपोल मोमेंट विल बी 0, यानी कि जब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तब हमारा जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है वो 0 रहेगा। और अगर वैल्यू 0 है तो बेटा मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। बात समझ में आ रही है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर म्यू का वैल्यू 0 मिल गया तो मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर होगा,
और अगर म्यू का वैल्यू नॉन जीरो है, कुछ भी वैल्यू है, तो मॉलिक्यूल हमेशा पोलर होगा। थोड़ा ज्यादा अगर वैल्यू है तो थोड़ा मॉलिक्यूल जो है आयनिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन में मैंने आपको ये तो बता दिया ए से बी होता है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है मतलब हमेशा डायरेक्शन। ठीक है, तो इधर वाले जो मॉलिक्यूल है बहुत सिंपल सा हमने एक एग्जांपल आपके लिए रखा हुआ है कि सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इस मॉलिक्यूल को मेरे ख्याल से तो CO2 ही बोलते हैं, है ना, CO2 ही बोलते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर एकदम लीनियर है, बढ़िया। एक कार्बन ने 2 बॉन्ड इधर बना लिए, 2 बॉन्ड इधर बना लिए आराम से। अब है क्या भाई, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सबसे पहले तो मैं यही देखना, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है वो बेचारा गरीब है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होगा, ये कार्बन एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर करेगा। ठीक है, शेयरिंग मतलब शेयर कर रहा है, पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकता बेचारा, ये भी तो गरीब है, शेयरिंग कर रहा है। कह रहा है ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं, ऐसे करते हैं, मिल लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। अब क्या हुआ, 2 इधर से भी शेयरिंग कर ली। भाई कार्बन के पास तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, और ऑक्सीजन के पास 6 थे, इधर भी 6 थे, इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बस यही तो कर रहे हैं आजकल हम लोग, अपना काम बनना चाहिए। ठीक है, तो बस इधर से बना लिया बॉन्ड, और जैसे ही बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन भी एकदम स्टेबल हो गया और कार्बन भी एकदम स्टेबल हो गया। डायरेक्शन क्या रहेगा, कार्बन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऐसा नहीं है दिए हैं, शेयर किए, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब कि डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव दिस साइड, और इधर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव दिस साइड होगा। और अभी अभी मैंने बताया कि अगर इस तरीके का डायरेक्शन है तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। वैल्यू कितना आएगा कितना नहीं उससे अभी में कोई मतलब नहीं, हमें अभी ये निकालना है कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। ठीक है, तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है अब म्यू इक्वल टू 0 आने की वजह से कैसा हो गया बेटा, नॉन पोलर। बात समझ में आ रही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया है। ठीक है भाई, CO2 जैसा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो हमारे दिमाग में आया ठीक है, अगर ये 3 एटम मतलब एक कार्बन एटम, एक सेंट्रल मेटल एटम वाला और 2 साइड एटम वाला जो मॉलिक्यूल है, अगर वो नॉन पोलर हो सकता है तो H2O भी नॉन पोलर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों? स्ट्रक्चर, हर चीज स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये आपके पास एक H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, ये कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये हमारा लोन पेयर है। ठीक, लोन पेयर फिलहाल के लिए इस तरीके से मैं बनाऊंगी कि ये हमारे 2 लोन पेयर। ठीक, अब आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन एटम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास एक ही एक था तो उसने ये बना लिया अपना बॉन्ड, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब हाइड्रोजन एटम तो बेचारा ऑक्सीजन से बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहाँ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, कहाँ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये लो ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन है कि कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। रही बात लोन पेयर की, और ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर कोई एटम के ऊपर लोन पेयर है तो उसका डायपोल का डायरेक्शन हमेशा उसकी लोन पेयर की साइड होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इस तरीके से लिखा है तो डायरेक्शन यही रहेगा। ठीक है, तो अब ये लोन पेयर थे, इनका डायरेक्शन भी है, मतलब इतना सारा जो इसको फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, कहीं से भी कोई चीज इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, सारा का सारा डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पे है, यानी कि पूरी तरीके से हम ये जानते हैं कि H पॉजिटिव के साथ में OH नेगेटिव में ये टूटेगा, क्योंकि ये बहुत हाईली पोलर होने की वजह से ही इसमें बहुत सारे अच्छे आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इसका कुछ डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, कितना आया, 1.84 डिबाई, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया है, पोलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया कैसे CO2 को नॉन पोलर निकाला और कैसे H2O को पोलर निकाला। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि एक डाइपोल मोमेंट हम BH3 का ले रहे हैं और एक हम ले रहे हैं NH3 का, कह रहे हैं BH3 इज 0, पढ़ते हैं एक बार। सिमिलरली द डाइपोल मोमेंट ऑफ BH3 इज 0, BH3 का डाइपोल मोमेंट 0 है और NH3 का 1.49 डिबाई है। भाई दोनों ही AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। अलोंग
although both the molecules are tetraatomic, सारे दोनों ही मॉलिक्यूल जो हैं AB3 मतलब 4 एटम वाले टेट्राएटॉमिक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है स्ट्रक्चर से, ये सिर्फ स्ट्रक्चर से पॉसिबल है। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। चलिए, अब क्या है कि हम BH3 को और NH3 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेटा देखिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगी। पहले मैं बना रही हूँ BH3 का स्ट्रक्चर। ये है हमारा प्यारा BH3, ठीक है, ये बन गया BH3। BH3 बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक एक, चलो हो गई शेयरिंग, हो जाते हैं स्टेबल, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन और बोरॉन की अगर हम बात करते हैं तो बोरॉन क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन पे नहीं, बोरॉन की इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे जा रही है, बोरॉन पे जा रही है। ठीक है, तो ये आपका जो रिजल्टेंट डाइपोल है, जब भी आप इस तरीके का स्ट्रक्चर कहीं पर भी देखेंगे जहां पे आपको लोन पेयर नहीं और बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मिल रही है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप इतना समझ लीजिए कि ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 इक्वल। अब जब इस तरीके का एंगल कभी भी बनता है तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जाता है नीचे। जब भी इस तरीके का कोई एंगल बनेगा तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जाता है नीचे, जिसकी वजह से एक ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन नीचे की तरफ चला गया और बोरॉन और हाइड्रोजन में एक ऊपर की तरफ चला गया। इस पे भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो बस ये समझ लीजिए कि AB3 टाइप का कोई मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर भी नहीं होंगे और हाइड्रोजन मतलब कोई भी दूसरा एटम जो है वो उसके साथ में डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगा, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर रहेगा। बात समझ में आ गई? वो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। तो BH3 तो है, ठीक है, NH3 को भी ले लेते हैं, NH3 को भी डिस्कस करेंगे हम। ये रहा हमारा नाइट्रोजन एटम और ये बना दिया हमने इसका शेप। इसका शेप टेट्राहेड्रॉन होता है, टेट्राहेड्रल होता है ज्योमेट्री इसका, और इस तरीके से एक ज्योमेट्री बनता है। अब क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा, भाई नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया हाइड्रोजन से, ठीक है भाई, ये लो इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, ठीक है, बिल्कुल सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे चला गया और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये चला गया। यही बात कुछ हमारे H2O के साथ भी हो रही थी। इसीलिए कभी भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर कभी नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो डाइपोल मोमेंट का बेटा रहेगा, इसीलिए इसका वैल्यू 1.49 डिबाई होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है। ऐसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आप लोग डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू नहीं निकाल सकते, डायरेक्शन निकाल सकते, वैल्यू भी आप निकाल सकते हो अगर आपको प्रॉपर चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो। हालांकि केमिस्ट्री में आपको कभी भी इसका वैल्यू नहीं निकालना है, आपको हमेशा ये निकालना है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। अगर म्यू का वैल्यू 0 आ गया तो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, और अगर म्यू का वैल्यू नॉन 0 आया तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा बेटा, पोलर रहेगा। अब बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर। इसके इतने सारे एग्जांपल्स आप कोई भी आप अपने आप अपनी सिलेबस से कोई भी चार जो आपको याद आ रहे हैं ना, कोई भी मॉलिक्यूल आप 4-5 उठा के देख लो, उनको आप बना के देखो, आपको समझ में आएगा अच्छा इसीलिए ये पानी में डिसॉल्व हो रहा था और इसीलिए ये नहीं हो रहा था। ठीक है, एक आधे एग्जाम्पल जैसे आप HCl की बात कर लीजिए, ठीक है, कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट भी है, आयनिक भी है, आयनिक लो तो एग्जाम्पल दे देते हैं HCl का, कोवेलेंट लो तो एग्जाम्पल दे देते हैं HCl का। क्या है भाई, ये एक नॉट प्योरली आयनिक नॉट प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन हमारा गरीब है, एक पॉजिटिव चार्ज इस पे, ये लो ये डायरेक्शन आ गया इसका, पॉजिटिव नेगेटिव। NaCl की बात कर लेते हैं, वेरी सिंपल। NaCl में क्या है, सोडियम निकालो, क्लोरीन, हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, ये लो, ये इसका डायरेक्शन आ गया। तो इस तरीके के डायरेक्शंस होता है, लेकिन कभी भी आपको इस टाइप के एटम्स में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन होती है स्ट्रक्चर्स की बात जब आप किसी कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओगे। मोस्टली कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना के ही देखना पड़ेगा कि किसमें डाइपोल मोमेंट 0 है और किसमें डाइपोल मोमेंट नॉन 0 है। ओके,
तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपको और भी मिलते रहेंगे मेरे साइड से। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आप बिल्कुल बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में डिस्कस करिएगा कि मैम NF3 पोलर है या नॉन पोलर है। मतलब आप मुझे बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, डायरेक्शन बता के, ठीक है। और अगर इसका डाउट होगा तो मैं इसके लिए आपको, और अगर फिर भी आपको इसमें डाउट होगा तो मैं इसके लिए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी आपको बताऊंगी। ओके, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, तो वो यहीं तक है। अभी इसके आगे हमारे और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आगे हमारा पोलराइजेशन, मतलब डाइपोल मोमेंट से ही जो आगे बढ़ता है वो होता है पोलराइजेशन। डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है, यही चीज तो हमें ये बताती है कि पोलराइजिंग पावर है या नहीं है। तो इसी टॉपिक में एक टॉपिक और इंक्लूडेड है हमारा, उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। छोटी सी चीज है, इसीलिए आप लोग इसी टॉपिक में इसको समझिए कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, जहां पे म्यू का वैल्यू नॉन जीरो है, वो कंपाउंड पोलर है। मानते हैं या नहीं इस बात को? वो कंपाउंड पोलर है। और अगर ये कंपाउंड पोलर है तो इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होगा। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड शेयरिंग से बनता तो बेटा इसको हम बोलते कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अब ये बॉन्ड शेयरिंग से नहीं बन रहा, ये हो सकता है कुछ पार्शियल शेयरिंग से बन रहा हो और कुछ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा हो, या फिर ऐसा हो कि ये शेयरिंग तो कर रहे हैं लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, जिसकी वजह से कभी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, कभी बी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो जो कैरेक्टर है उसको हम कहेंगे पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं एटम्स, लेकिन एक जैसे अगर कभी कभी ऐसा होगा कि कोई एक एटम, मतलब हमारा ए एटम थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, और कभी बी एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ए एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो नहीं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे इसकी पोलराइजेशन होगा, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए, तो इसका जो पहला सब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, a covalent bond between two atom A and B becomes polar if their electronegativity are different। ये वही पहला पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को समझाया है अभी अभी। मैंने कहा A और B इनके बीच में बन गया बॉन्ड, अब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये हाईली पॉजिटिव है या हाईली नेगेटिव है, जिसकी वजह से इनके बीच में पोल्स डेवलप हो गए। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता तो ये आपस में शेयर कर लेते ना बहुत आसानी से, ये ओवरलैपिंग कर लेते, बीच में इलेक्ट्रॉन खुशी से रहते, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा। बी ने इस चीज का फायदा उठाया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज चढ़ गया। और हमें भी पता है अगर मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो मॉलिक्यूल का जो कैरेक्टर है वो कुछ कुछ आयनिक हो जाता है, आयनिक बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से जो एटम है उसमें, जो मॉलिक्यूल है उसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा। हम तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे, ये आयनिक कहाँ से आ गया? ये आयनिक तब आएगा जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, ठीक है। हम बात करते हैं NH3 की। NH3 पार्शियली पोलर है, जबकि नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये पार्शियली पोलर है। H2O वाटर, हम इसकी बात करते हैं, दोनों नॉन मेटल है शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी ये पोलर है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस द हायर इज द पोलराइजेबिलिटी या पोलैरिटी। सीधी बात है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही पोलराइजेशन होगा, उतना मॉलिक्यूल पोलर होगा, उतना ही ज्यादा उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। एक ग्राफ आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है
ध्यान से देखिए, ग्राफ वगैरह समझना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो वही आप अप्लाई कर देते हो। भाई जिस तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आया? इसीलिए हम कहते हैं हाँ NaCl तो एक जो है आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि सोडियम ने क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिए। लेकिन अगर हम BF3 की बात कर लें, BH3 की बात करेंगे, इसमें हम BH3 की अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ा सा लेस पोलर, मतलब नॉन पोलर आएगा, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन पे चीजें डिपेंड कर रही हैं। बोरॉन भी एक मेटलॉइड की तरह काम करेगा, लेकिन बोरॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन भी है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से ये मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, ठीक है। और ना ही बोरॉन के पास लोन पेयर है जो वो खुद को पोलर साबित कर सके, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के बारे में समझा रहा है। अच्छा, सिंपल सी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को फॉर्मूला के, मतलब परसेंट आयनिक कैरेक्टर अगर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू जो भी हमें निकालना होता है, तो उसके लिए एक पॉलिंग एम्पिरिकल रिलेशन मिला है। 18XA माइनस XB इसकी पावर है, ठीक है। 18XA माइनस XB की पावर 1.4। आपको फॉर्मूला लगाने के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें आइडिया हर चीज का होना चाहिए, क्योंकि हम रटने के लिए नहीं, केवल BSc में पास होने के लिए नहीं, हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीखना है तो अच्छे से सीखना है। चलिए, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बेसिकली क्या है? XA और XB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B है। A और B एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो डिफरेंस का मतलब A माइनस B, ठीक है। तो A ये डिफरेंस है, उसकी पावर 1.4 अगर आएगी तब हम किसी का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल पाएंगे। उसको और सिंपल तरीके से बताने के लिए हेने और स्मिथ फॉर्मूला आया, जिसमें बताया गया है कि 16XA माइनस XB, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्लस 3.5XA माइनस XB का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? स्क्वायर है। तो ये वाला फॉर्मूला भी उससे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है जो हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बता सकता है, ठीक है। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट, भाई परसेंटेज बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं ना, डाइपोल मोमेंट पढ़ा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पढ़ा, उन दोनों को मर्ज करके जो चीजें हमारे सामने आ रही है वो क्या है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मतलब अगर एक बॉन्ड है HX का मतलब HCl, HF, HBr एंड HI, अगर ये प्योरली कोवेलेंट हैं, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। ये बात मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस करी थी। यानी कि आयनिक कैरेक्टर अगर बॉन्ड में नहीं है तो बॉन्ड कोवेलेंट है, और अगर बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट है तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, ठीक है। सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन अगर बॉन्ड प्योरली आयनिक है तो उसका इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ है, मतलब या तो A से B की तरफ ट्रांसफर हुआ है या तो B से A की तरफ ट्रांसफर हुआ है, तो उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा? वो होगा Q इंटू D, यानी कि नॉन जीरो। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, अब क्या है, हमारा बॉन्ड पोलर भी है और वो कोवेलेंट भी है, तब क्या होगा? डाइपोल मोमेंट जो है वो कोवेलेंट कंट्रीब्यूशन प्लस पोलराइजेशन होगा। कोवेलेंट कंट्रीब्यूशन का मतलब अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, कितना पोलराइजेशन हो रहा है और कितना कोवेलेंट बॉन्ड है उसको जोड़ देंगे, तब पता चलेगा कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक फाइनल फॉर्मूला दिया गया है कि अगर आपको परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो आप एक्चुअल डाइपोल मोमेंट उठाएंगे, मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि पोलर कोवेलेंट है, और उसको हमें डिवाइड करना है डाइपोल मोमेंट ऑफ प्योर मोमेंट, मतलब एक्चुअल डाइपोल मोमेंट। एक्चुअल डाइपोल मोमेंट को मैं कहूंगी कि म्यू आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर मॉलिक्यूल प्योरली आयनिक है तो मैं म्यू आई कह दूंगी, इनटू 100, तब हमें मिल जाएगा क्या? हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। बॉन्ड की डिस्टेंस हमें बता दी, मतलब डी का वैल्यू दे दिया और 0.92 एंगस्ट्रॉम्स। ओके, अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्योंकि HF है, HF का मतलब वो आयनिक है, हमें पता है, ठीक है। तो उसका डाइपोल मोमेंट हमें 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU दिया है,
ठीक है, ESU दिया है और हमने क्या किया, उसको डिबाई में कन्वर्ट करना था तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया कि हाँ 0, किसी भी चीज को अगर डिबाई में कन्वर्ट करना है मतलब ESU को, तो मैं उसकी मल्टीप्लाई 0.92 से करनी है। और फाइनली हमें जो इसका डायपोल मोमेंट मिला डिबाई के फॉर्म में है ना, Q इंटू डी, वही तो कर रहे हैं, ये रहा हमारा Q, ये रहा हमारा D, ठीक है। तो ये रहा इसका Q 4.8 इंटू 10 की पावर -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और D डिस्टेंस ये हमें दिया 0.92, एंगस्ट्रॉम से हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 10 की पावर -8 लगा दी है, ठीक। तो एक्चुअल डायपोल मोमेंट क्या आएगा इसका 1.98। और अब अगर हमें इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला देखा है एक्चुअल डायपोल मोमेंट यानी कि 1.98, डायपोल मोमेंट ऑफ प्योरली आयनिक, अगर प्योरली आयनिक है तो उसका डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर इनटू 100, 44.8% आयनिक कैरेक्टर HF मॉलिक्यूल में होता है, जबकि दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों का साइज छोटा है तब भी, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक था जो डायपोल मोमेंट से रिलेट करते हुए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर तक आया है, ये कंप्लीट टॉपिक एक साथ हमें पढ़ना होता है। आपके सामने सारे नोट्स भी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने नोट्स ही बेस्ट चीज होती है। अगर आपको कभी भी क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है, रटने के लिए नहीं, क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है, तो अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। आप कोई भी नोट्स फोटोकॉपी मत कराइए, कहीं के भी नोट्स लेकर उसको कॉपी मत करिए, टॉपिक पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। लेक्चर के टाइम पे ऐसी बहुत सी बातें होती है जो आप नोट कर सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बनाते हैं। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी और डाउट्स आएंगे। जब आप लिखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी ज्यादा आपको डाउट्स आएंगे, इससे आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। कमेंट कीजिए, जो भी टॉपिक आपको समझना है उसके लिए आपके लिए वीडियो हम लेकर आएंगे। और कोई भी आपके आसपास वाला जिसको जरूरत है उसको वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है इसी चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।